स्वागत है आपका लक्ष्य कैरियर कोचिंग सेंटर फिजिक्स क्लासेस बाय अजय पांडे में। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किन किन स्थितियों में निकाला जाता है। हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिए हैं और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन स्थितियों में निकाला जाता है, इसका जो है डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो हम वहाँ बताए थे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 3 प्रकार से निकाला जाता है, 3 स्थितियों में निकाला जाता है, जिसमें 2 प्रमुख था। तो उन दोनों में जो पहला था वो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हमको पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो थोड़ा सा जान लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझिए पहले कि यदि 2 समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के हों, परिमाण समान हो लेकिन प्रकृति विपरीत हो। विपरीत प्रकृति का मतलब कि एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव हो, और समान मात्रा में आवेश हो। तो 2 समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाए तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, उस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में देखिए मान लेते हैं कि एक आवेश आपका -q है और दूसरा आवेश जो है यहाँ पर +q है। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B। तो मान लेते हैं कि आपका एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। देखिए इसका परिमाण जो है समान है लेकिन इसकी प्रकृति विपरीत है, एक निगेटिव है दूसरा कैसा है, पॉजिटिव है। तो और इसके बीच की दूरी को हमेशा 2l माना जाता है। इसके बीच की दूरी को हमेशा 2l मानते हैं। इसको भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों 2l माना जाता है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O ले लेते हैं। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O लेते हैं। तो जब मध्य बिंदु O ले लेंगे तो L दूरी इधर हो जाएगा और L दूरी इधर हो जाएगा। तो ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। तो इसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो निरक्षीय स्थिति होता क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि ये मान लीजिए कि अगर आप ये आपका जो है कार्तीय तल है, कोऑर्डिनेट, ये कार्तीय तल है और कार्तीय तल में इसको हम लोग बोलते हैं x डैश, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो अगर आप वैद्युत द्विध्रुव को x अक्ष पर रख दें, अगर आप वैद्युत द्विध्रुव को x अक्ष पर रखें और उस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर y अक्ष के किसी भी बिंदु पर निकालते हैं, ऊपर या नीचे, ध्यान समझना है कि हम इस द्विध्रुव को कहाँ रख रहे हैं, x अक्ष पर रख रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकाल रहे हैं, तो y अक्ष पर, ऊपर या नीचे। मतलब कि अगर यहाँ पर आपका द्विध्रुव है तो इन दोनों के कारण, इन दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम कहाँ निकालेंगे, या तो हम यहाँ से ऊपर निकालेंगे y पर, नहीं तो यहाँ से नीचे निकालेंगे। तो अगर ऐसा कहीं निकालते हैं तो हम उसको कहें कि हम निरक्षीय स्थिति में हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये जो द्विध्रुव है इसको हम मान ले रहे हैं कि ये x अक्ष पर है और हमको निकालना कहाँ पर है, हमको इसके y एक्सिस पे निकालना है, मतलब कि निरक्षीय स्थिति में। तो हम यह मान लेते हैं कि जो द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है वहाँ से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। यहाँ से r दूरी पर ये मान लीजिए कि बिंदु कौन हो गया, P हो गया। यहाँ से r दूरी पर
एक बिंदु P स्थित है। तो चित्र को और हम क्लियर बना दें। ये मान लीजिए आपका है A और ये हो गया B। ये आपका प्लस Q है, यह माइनस Q, ये द्विध्रुव हो गया। इसके बीच की दूरी 2L, मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, ये दूरी आपका R मान लेते हैं, ये निरक्षीय स्थिति है। यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है जो कि R दूरी पर है। तो यहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो एक बार फिर समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है निरक्षीय स्थिति में कैसे निकालते हैं। तो द्विध्रुव को हम मान लेते हैं कि x एक्सिस पर है और ये हमारा इसके मध्य बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचते हैं, तो जैसे कि y एक्सिस बन जाता है। कोऑर्डिनेट पर आप समझ सकते हैं कि अगर द्विध्रुव को हम x एक्सिस पर रखें और इस द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम y अक्ष पर किसी बिंदु पर निकालते हैं, ऊपर या नीचे, तो उसको हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पर मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो पहले हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², ये पहले से जो पढ़ा जा चुका है। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर देखें तो आवेश चाहिए और जिस बिंदु पर निकालना है आवेश से उस बिंदु की दूरी चाहिए जिसको हम R से दिखाए थे वहाँ पर। यहाँ पर R से नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पर तो मध्य बिंदु से जो है R दूरी पर लिया गया है, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से यह दूरी कि आवेश से यह बिंदु कितना दूरी पर है। तो चूँकि यह मध्य बिंदु है तो ये आपका L हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा L। चूँकि हम इसको 2L दूरी पर लिए हैं, द्विध्रुव के दो का जो बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी वो 2L है और मध्य बिंदु O लिए हैं तो दोनों तरफ LL हो जाएगा। और मध्य बिंदु से ही हम स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर -Q आवेश जो बिंदु A पर है, यहाँ से अगर हम बिंदु P की दूरी निकालते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज होगा और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये दूरी हो जाएगा R² प्लस L², क्योंकि ये कर्ण का काम करेगा। और ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और वही चीज़ सेम यहाँ होने वाला है, ये भी आपका दूरी हो जाएगा R² प्लस L²। तो दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरियां जो है बराबर है। तो आइए निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके पहले चूँकि हम लोग जान चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि के अगर हिसाब से देखें तो -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ भी होगा या +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस दिशा में होगा माइनस का उसके उल्टा होगा। तो हम +Q का मान लेते हैं कि इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसको हम कह सकते हैं EB, E इंटेंसिटी। तो ये तीव्रता EB है, चूँकि B लिया गया B पॉइंट पर है। तो यदि हम यह देखें कि जिस आवेश से निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से अगर ऊपर की दिशा में मान लेते हैं तो निश्चित रूप से माइनस वाला इसके कहाँ जाएगा, नीचे की दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो दिशाओं में हो रहा है, जबकि हम लोगों को इन दोनों दिशाओं का परिणामी निकालना है। तो परिणामी निकालने के लिए अगर सदिश के हिसाब से देखा जाए, सदिश नियमों के हिसाब से, तो ये इसका परिणामी होगा। यहाँ से इन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश होगा वो ठीक इसके बीच से होकर जाएगा, और इसको हम लोग समांतर त्रिभुज जो है सदिशों को जोड़ने का समांतर त्रिभुज के नियम से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ वो जो है तरीका बहुत बेहतर नहीं होगा। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो परिणामी होगा वो यहाँ से थीटा कोण बनाएगा। और इसकी एक विशेषता है कि चूँकि दोनों आवेशों का परिमाण जो है समान है, इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। तो जब समान होगी तो यहाँ से परिणामी जो कोण बनाएगा
वो दोनों तरफ बराबर बराबर बनाएगा। तो यहाँ थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा हो गया। अब जो है इसको जो है दो घटकों में वियोजित किया जाए, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो अगर हम EB को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करते हैं तो EB जो है क्षैतिज जो घटक होगा वो हो जाएगा EB cos थीटा, ये आपका क्षैतिज घटक हुआ। और इसका जो लंबवत घटक होगा वो हो जाएगा EB sin थीटा। उसी तरह इस बिंदु A पर जो आवेश है -q, इसके कारण जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बनेंगे तो वो बनेगा EA cos थीटा, और लंबवत घटक जो है नीचे होगा, क्योंकि +q का अगर आप ऊपर लिए हैं तो -q का ठीक उसके विपरीत लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा EA, तो ये आपका होगा, हम R दूरी को यहाँ दिखा देते हैं, EA sin थीटा। तो ये इसके जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक हुए। तो यह EB sin थीटा। तो अगर हम यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा, EB sin थीटा, EA sin थीटा, EB cos थीटा, EA cos थीटा। लेकिन इसके पहले हम यहाँ देख लें कि EB sin थीटा और EA sin थीटा दोनों बराबर हैं और दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी, इनका प्रभाव जो है शून्य हो जाएगा। तो परिणामी प्रभाव किसके कारण होगा, तो परिणामी प्रभाव जो है इस क्षैतिज जो घटक है उसके कारण होगा। यहाँ पर जोड़ने के लिए हमको माइनस चिन्ह नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से इसका जो है -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा को हम बदल चुके हैं। तो एक बार इस चित्र को फिर से समझ लेते हैं, किस चित्र में है क्या। तो एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, तो इसको लिखना कैसे है हम समझा दे रहे हैं कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l है, इसका मध्य बिंदु O है। तो यहाँ आपने क्या समझा कि माना एक जो है वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l है, इसका मध्य बिंदु O है। तो जब मध्य बिंदु O है तो ये दूरी आधा आधा बढ़ जाएगा, स्मॉल l दोनों तरफ हो गया। अब इसका मध्य बिंदु जो O है वहाँ से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर इन द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ से हमने क्या किया कि जो बिंदु B पर +q आवेश है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो EB है। तो उस EB को हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में अगर हम ले लेते हैं तो एक हो जाएगा EB cos थीटा और एक हो जाएगा EB sin थीटा। उसी प्रकार बिंदु A पर जो -q आवेश है, इसके कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर निकालते हैं तो चूंकि इसके दिशा के विपरीत इसका होगा, तो यहाँ पर विपरीत दिशा में ले लिया गया है यह वाला, और यहाँ से इसको भी हम दो घटक में वियोजित कर रहे हैं, EA cos थीटा और EA sin थीटा। तो यहाँ पर EB sin थीटा और EA sin थीटा दोनों जो है विपरीत दिशा में है और बराबर है, इसलिए दोनों का प्रभाव शून्य होगा। तो जो परिणामी सदिश होगा वो होगा आपका EB cos थीटा और EA cos थीटा। तो लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है, जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है, जहाँ से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चित्र के अनुसार यदि हम मान लें कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो है परिणामी तीव्रता E हो, परिणामी तीव्रता E हो, तो वो किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। चूँकि EB sin थीटा और EA sin थीटा दोनों बराबर हैं और दिशा विपरीत है, इसीलिए इसका प्रभाव शून्य है, तो उसको नहीं लिया जाएगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर जो है E = EA cos थीटा और प्लस EB cos थीटा।
अगर हम यहाँ से ई का मान निकालें कि इस ए के कारण बिंदु पी पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, तो इसके लिए हम पहले से एक सूत्र पढ़े हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ यह r जो है यह r नहीं है, सूत्र में जो r है उसके बदले में ये काम करेगा r² + l², क्योंकि इस -q आवेश से जो बिंदु P की दूरी है वो r² + l² होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्योंकि ये जो है एक समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 1/4πε0 Q, हम यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हम दिशा पहले से ही चेंज कर चुके हैं, हाँ, Q/r²। अब r के बदले में यहाँ पर होगा रूट में r² + l², लेकिन जब आप रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो समाप्त हो जाता है। तो एक लाइन हम लिखेंगे यहाँ पर, रूट में r² + l² का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर cos थीटा, यह वाला, यह तो ये हो गया पूरा, और ये cos थीटा प्लस EB की अगर बात करें तो 4πε0 Q, यहाँ भी आपका cos थीटा हो जाएगा, और बटे सेम चीज़ r² + l² का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर होता है तो रूट इसका ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से दोनों क्वांटिटी बराबर हैं, तो सीधे सीधे हो जाएगा 2 1/4πε0, दोनों बराबर हैं, और इसका स्क्वायर कर देते हैं, रूट ख़त्म हो जाएगा, तो Q cos थीटा बटे r² + l²। इस Q को यहाँ लिख देते हैं और cos थीटा को यहाँ लिख देते हैं। चूँकि ये क्षैतिज है और इसको भी हम x एक्सिस पर लिए हैं, x अक्ष पर लिए हैं, तो ये दोनों जो है परस्पर समांतर होगा, और यह कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। और चूँकि ये दोनों बराबर हैं और एक त्रिभुज जैसा व्यवहार करेगा, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये थीटा भी यहाँ पर हो जाएगा, एक त्रिभुज का काम करेगा। ये भुजाएं बराबर हैं, तो भुजाएं बराबर है, दोनों के सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यह समांतर के कारण यह थीटा होगा, और भुजाओं के बराबर होने के कारण ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अगर यहाँ पर हम cos थीटा का मान निकालें, लिखेंगे परंतु cos थीटा, यह समकोण त्रिभुज है, और इसमें अगर cos थीटा का मान निकाला जाए तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस थीटा के लिए यह आधार हो जाएगा, तो आधार मतलब कि L, और कर्ण का मतलब यही आपका कर्ण का काम करेगा, तो ये हो जाएगा रूट में r² + l²। तो ये रखेंगे हम cos थीटा के बदले में। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को मिटाने वाले हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल बस इसका कैलकुलेशन है। तो हम मिटा रहे हैं इसके फिगर को। तो यहाँ पर cos थीटा का मान हम रख देंगे, तो E = हो जाएगा, देखिए इस 2 को हम इस Q के साथ ले रहे हैं, तो हो जाएगा 1/4πε0 2Q बटे r² + l², और cos थीटा के बदले में L बटे रूट में r² + l², तो L बटे रूट में r² + l², तो E = 1/4πε0, ये हो गया आपका ऊपर 2QL, और नीचे देखिए, नीचे r² + l², और वही चीज़ रूट में है, तो इसका मतलब कि इसका पावर तो 1 है, जैसे r² + l² का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका पावर हो जाएगा 1/2,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। और जब आधार बराबर होता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 1 प्लस 1/2 जो है जुड़ेगा, तो ये 1 प्लस 1/2 जो है ये हो जाएगा आपका 3/2। तो ये पावर मिलके जो है इसका 3/2 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ एक चीज़ हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसके बीच की जो दूरी होती है 2l, तो वो जो दूरी होती है दोनों आवेशों के बीच की वो काफ़ी सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। तो उस छोटी दूरी का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूँकि l एक छोटी राशि है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि l इज वेरी वेरी लेस देन r, l जो है r से बहुत छोटा है। इट इम्प्लाइज दैट l स्क्वायर भी r स्क्वायर से बहुत छोटा होगा। तो जब बहुत छोटा होगा तो इसको क्या कर देंगे हम, l स्क्वायर को छोड़ देंगे, वो उपेक्षणीय हो जाएगा। तो जब छोड़ेंगे तो e जो हो जाएगा वो कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हम एक चीज़ और जानते हैं आप, 2ql जो है p के बराबर होता है। अब p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो है 2ql वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसके बदले में हम लोग p लिखे थे। तो 2ql के बदले में क्या हो गया, यहाँ पर p हो गया। और यहाँ से क्या कर रहे हैं कि हम, चूँकि यह l स्क्वायर काफ़ी छोटा है तो छोटा होने के कारण इसको हम छोड़ देंगे। तो जब छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर और इसको छोड़ दिया गया और पावर हो जाएगा 3/2। और जब इसका पावर 3/2 होगा तो जब घात का घात होता है तो उसमें गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटे, और गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर r³ बचेगा। यही आपका जो है सूत्र हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जैसा कि तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कुछ सुझाव भी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अगर कुछ मिस हो रहा हो तो उसको अगले वीडियो में जो है सुधारा जा सके। तो इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचा है जिसको हम अगले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद से चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।